हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए हम चैप्टर 3 का, जिसका नाम है मांग तथा मांग का नियम, इसके हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के साथ में उत्तर को हम बताने वाले हैं। चैप्टर 3 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में ख़त्म होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरुआत करेंगे, उसके बाद में सारी चीज़ें को हम कवर करेंगे। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट करते चलिएगा। देखिए, जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा सबसे पहला प्रश्न, मांग के प्रकार हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न का ये पहला प्रश्न है कि जो मांग के प्रकार हैं, क्या है मांग के प्रकार। इनमें से आपके 4 विकल्प दिए हुए, चारों में से कोई एक राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका हो जाएगा कीमत मांग, बी व्यक्तिगत मांग, सी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मांग, या डी ये सभी। तो जो मांग के प्रकार हैं स्टूडेंट, इनमें से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ये सभी, यानी कीमत मांग भी हो जाएंगे मांग के प्रकार में, और व्यक्तिगत मांग हो जाएगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मांग भी हो जाएगा। तो भैया जो पहला नंबर प्रश्न है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद में देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, गिफिन वस्तु व वस्तु, क्या है दूसरा प्रश्न है कि गिफिन वस्तु व वह वस्तु जिसकी मांग है, क्या मांग है। ए आपका हो जाएगा कीमत बढ़ने से बढ़ती है, या बी कीमत घटने से घटती है, या सी आय बढ़ने से बढ़ती है, या डी आय बढ़ने से घटती है। तो बताइए स्टूडेंट, दूसरा प्रश्न जो है आपका, दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा, कीमत घटने से क्या है, घटती है, तो दूसरे का बी सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, एक वस्तु की मांग के बारे में कोई भी क्या है वक्तव्य, क्या है इससे राइट आंसर देखिएगा क्या है। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, सारे क्वेश्चन जो होते हैं ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव या लॉन्ग क्वेश्चन, ये आपके हर एक चैप्टर से ही आते हैं। चैप्टर 3 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और चैप्टर 3 के आप एक नोट्स भी तैयार कर लीजिएगा। जितने भी मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्वेश्चंस, इसको आप एक कॉपी पेन में नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि भैया एक एक चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो प्रश्न है कि एक वस्तु की मांग के बारे में कोई भी वक्तव्य पूर्ण रूप से माना जाता है जब उसमें निम्नलिखित का वर्णन हो। ए वस्तु की कीमत का, वस्तु की मात्रा का, समय अवधि का, या डी ये सभी। तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा, तीनों होना चाहिए, यानी वस्तु की कीमत, वस्तु की मात्रा या समय अवधि। इनमें से डी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा आपके, यानी सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद में देखिए चौथा प्रश्न क्या है, व्युत्पन्न मांग होती है। जो वे उत्पन्न मांग होती हैं ये क्या होती हैं, प्रत्यक्ष मांग, अप्रत्यक्ष मांग, व्यक्तिगत मांग, या बाजार मांग। तो भैया इनमें से आपका बी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष मांग हो जाएगा राइट आंसर, जो कि चौथे नंबर का बी सही विकल्प हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए, मांग का नियम किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा कीमत में क्या संबंध बताता है। पांचवा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका अर्थ देखिए क्या है, प्रश्न जो पूछ लिया है बोर्ड एग्जाम में, जो काफ़ी स्टूडेंट जो गलती करते हैं, मैं आपको सतर्क कर देता हूं। गलती जो क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा गलती वो करते हैं, क्योंकि भैया 3 घंटा 15 मिनट पेपर दिए जाते हैं, तो 3 घंटा तो भैया सभी को पता है पेपर को हल करने के लिए, लेकिन जो 15 मिनट दिए जाते हैं उसको आपको पेपर को पढ़ने के लिए नहीं, जो पेपर के प्रश्न हैं उसको पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। तो भैया जो 15 मिनट दिए जाते हैं इसको आप ध्यानपूर्वक प्रश्न पत्र में पढ़ने में लगाएं, ना कि इधर उधर देखने में या सारी चीज़ें करने में। तो भैया जो 15 मिनट है इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले प्रश्न को पढ़िए। काफ़ी स्टूडेंट जो गलती करते हैं, क्या करते हैं, वो प्रश्न को देखते नहीं, बाद में इस प्रश्न का आंसर किसी दूसरे में लिख देते हैं, किसी दूसरे का किसी तीसरे में। तो ये गलत काम करते हैं। इनमें क्या करना है, उससे पहले प्रश्न को देखिए, प्रश्न का आंसर क्या कह रहा है, प्रश्न का आंसर हमें मालूम है या नहीं मालूम है, तो उसी 15 मिनट में सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप पहले प्रश्न को देखिए ध्यानपूर्वक, उसके बाद में आंसर दीजिए। यदि इस प्रश्न में या ये कोई भी इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चंस गलत होते हैं तो इसका आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या मैसेज कीजिएगा कि सर आपके जो चैप्टर 3 है इसका चौथा प्रश्न या पाँचवा प्रश्न गलत है। तो जो पाँचवा प्रश्न है इसमें क्या है कि मांग का नियम किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा कीमत में क्या संबंध बताता है। तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा, विपरीत संबंध बताता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
6 नंबर प्रश्न देखिए, यदि वस्तु का x की कीमत गिरने से वस्तु का वायु की मांग बढ़ती है तो दोनों वस्तुएं परस्पर हैं, क्या है, ए प्रतिस्थापी, बी पूरक, सी संबंधी नहीं या डी प्रतियोगी। 6 नंबर प्रश्न है, इनमें से आपका बी हो जाएगा, पूरक हो जाएगा राइट आंसर। 6 नंबर प्रश्न का बी राइट आंसर। 7वां प्रश्न देखिए क्या है, समानता मांग और आय में संबंध होता है। जो समानता क्या है, मांग और जो आय है इसमें जो संबंध होता है क्या होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, गुणात्मक होता है या विपरीत होता है। तो भैया इनमें से आपका बी हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, जो कि मांग में क्या है, मांग और आय में संबंध होता है धनात्मक। 8वां प्रश्न देखिए क्या है, जब किसी वस्तु की कीमत गिरती है तब उसकी मांग क्या है, जब किसी जो वस्तु की कीमत गिरती है तब उसकी मांग क्या होती है, घटती है या बढ़ती है या स्थिर रहती है या अनंत हो जाती है। तो 8वां प्रश्न है, इनमें से आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ती है। जब किसी वस्तु की जो कीमत घटती है तो उसकी जो मांग है बढ़ती है। यानी एक मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। एग्जाम्पल क्या है कि चाय की कीमत भैया 10 रुपये है, अब 10 रुपये से वो सीधा 5 रुपये आ जाती है, तो उसकी क्या है, मांग, यानी उसका जो डिमांड हो जाएगा चाय की कि हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो वो बढ़ती है। तो ये भैया यही है इसका एग्जाम्पल है कि जब किसी वस्तु की जो कीमत है घटती है तो उसकी मांग क्या है, वो ज़्यादा बढ़ती है। तो हमारा जो 8वां प्रश्न है, 8वां का बी राइट आंसर हो जाएगा, हमने आपको बता दिया है। चलिए देखते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या है, मांग का नियम लागू होता है यदि, क्या है, जो मांग का नियम है, क्योंकि चैप्टर 3 है तो चैप्टर 3 का नाम है भैया मांग तथा मांग का नियम, तो इसी के ऊपर पूरा सारा क्वेश्चंस आधारित रहेंगे। सारे क्वेश्चंस का आंसर इसी पर आपको देना होगा। तो जो मांग का नियम लागू नहीं होता है किस पर, ए आपका हो जाएगा, जो कि अन्य परिस्थिति क्या है, अन्य परिस्थितियां समान रहें तब मांग का नियम लागू नहीं होता है। उसके बाद में देखिए हमारा 10 नंबर प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है चैप्टर 3 का इस वीडियो का, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उतने को हम बताएंगे, याद रखिएगा, फालतू क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में नहीं कवर करेंगे। 10 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के साथ साथ निकृष्ट वस्तुओं की मांग, जो उपभोक्ता है इसकी आय में क्या है, वृद्धि होने के साथ साथ निकृष्ट वस्तुओं की मांग क्या है, ए आपका वृद्धि होती है या बी गिरावट होती है या सी स्थिर रहती है या डी अज्ञात रहती है। तो इसमें आपका 10वें का बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी गिरावट यानी कमी होती है। जब उपभोक्ता की आय में जो वृद्धि होती है तो उसके क्या है, निकृष्ट वस्तुओं में क्या होती है, गिरावट यानी कमी होती है। तो 10 नंबर का बी सही विकल्प हो जाएगा। आपको इस प्रश्नों का या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में चैप्टर 3 के जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पता है जो हमने बताया है तो कमेंट में बताइएगा, क्योंकि उसी से हमें तैयारी की आपकी पता चल जाती है कि आपने किस तरह से तैयारी की है। और यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वो दिया हुआ है, जाइए वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, जाइए ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स देते रहते हैं एवरीडे। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा आ चुका है अर्थशास्त्र में। चैप्टर 3 का जो अर्थशास्त्र का जो चैप्टर 3 है इसके 3 नंबर का प्रश्न होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो 5 प्रश्न हम आपको अति लघु उत्तरीय के बताने वाले हैं, प्रश्न के साथ में उत्तर। हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि प्रश्न के साथ में उत्तर बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी पेन में। देखिए आपका पहला प्रश्न है, मांग का नियम क्या है। जो मांग है इसका जो नियम है क्या है, अन्य बातों के समान। इसका आंसर देखिए, अन्य बातों के समान रहने पर या किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के बीच पाए जाने वाले विपरीत संबंध को व्यक्त करने वाला नियम ही मांग का क्या है, नियम कहलाता है। यहाँ पर बेसिकली नियम का परिभाषा, जो मांग नियम का परिभाषा बताया गया है, या ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मांग का नियम का आशय क्या है या इसका अर्थ बताइए, इसकी परिभाषा दीजिए। तो ये जितने सारे चीज़ें हैं आपका घुमा फिरा कर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका राइट आंसर एक ही हो जाएगा, ये हो जाएगा मांग का नियम, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, मांग के लिए किन किन तत्वों का होना आवश्यक है। जो मांग है इसके लिए किन किन तत्वों का क्या है, होना आवश्यक है, ये आपको बताना है। 3 नंबर का प्रश्न है, 3 नंबर का एक प्रश्न होता है अति लघु उत्तरीय का। देखिए मांग के लिए प्रभावपूर्ण इच्छा पर्याप्त साधन व्यय की करने की तत्परता क्या है। मांग के जो लिए प्रभावपूर्ण इच्छा है, पर्याप्त साधन है, व्यय करने की तत्परता व निश्चित क्या है, वह निश्चित समय का होना आवश्यक है। तो इसी को हम क्या है, इन किन तत्वों का आवश्यक होना चाहिए, इन तत्वों का आवश्यक होना चाहिए। 1-2 लाइन में होता है क्योंकि 3 नंबर का प्रश्न है तो ज़्यादा बड़ा आपको नहीं लिखना है।
तीसरा प्रश्न देखते हैं अति लघु उत्तरीय का। देखिए, गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं? जो गिफिन वस्तुएं हैं ये क्या होती हैं? हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको इसको बताया है, इसका आंसर दिया है, इसका शॉर्ट में आंसर दिया है, तो इसका आपको थोड़ा अति लघु उत्तरीय में देना होगा। देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आर्ट्स के हर सब्जेक्ट की तैयारी कराते हैं और हमारा टारगेट है भैया कि हर एक स्टूडेंट को 90+ तो मार्क कम से कम दिला कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बोलने से कुछ नहीं होता, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको स्टडी करना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट को पर डे। ज़्यादा समय नहीं है आपके पास तो हर एक सब्जेक्ट को 1 घंटा ज़रूर दीजिए, 1 घंटा हर एक सब्जेक्ट पर ज़रूर पढ़िए, क्योंकि भैया बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है। इसी में जो आपको तैयारी है वो अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी आप बोर्ड एग्ज़ाम में क्या सफल हो पाएंगे। गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं? इसका आंसर देखिए, घटिया किस्म या निम्न किस्म की वस्तुओं में से क्या है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका कीमत के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है, गिफिन वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे मोटा अनाज, बाजरा, मिट्टी का तेल आदि, ये सब गिफिन वस्तुएं होती हैं। और इसका जो संबंध होता है, ये बेसिकली क्या होता है, इसका जो संबंध होता है ये मोटे अनाज, बाजरा, मिट्टी का तेल आदि सब वस्तुओं से होता है। गिफिन वस्तुएं ये सब कहलाती हैं, ये इसका परिभाषा है। चौथा प्रश्न देखिए, संबंधित या क्या है स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में होने वाला परिवर्तन मांग को किस प्रकार प्रभावित करता है, समझाइए। यानी जो संबंधित या स्थानापन्न वस्तुएं हैं, इनमें जो कीमतों में होने वाले जो परिवर्तन मांग को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसको आपको समझाना है। इसका समझाइए। इसका आंसर देखिए क्या है, जब किसी स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घटती है, और जब स्थानापन्न वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग क्या है, बढ़ती है। जैसे कि चाय की कीमत कम होने पर कॉफ़ी की मांग कम हो जाएगी। यानी कहने का तात्पर्य जो है, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देते हूँ। यहाँ पर जैसे लिखा है कि जो चाय की कीमत है, यानी चाय की कीमत 10 रुपये है, तो उसकी कीमत 5 रुपये आने पर क्या है, कॉफ़ी की मांग कम हो जाएगी। यानी कॉफ़ी भी भैया क्या है 10 रुपये में है और चाय भी 10 रुपये में है, तो कॉफ़ी भी की मांग भी कम हो जाएगी, क्योंकि चाय की कीमत कम हो रही है तो चाय भी ज़्यादा प्रेफर है, क्योंकि चाय हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस है और चाय काफ़ी लोग पीते हैं। ये आपको याद रखना। काफ़ी तो बहुत एरर चांस है, जो यानी जो रिच लोग होते हैं या कोई भी जो फैशन वाले लोग होते हैं वो कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन गांव इलाकों में क्या होता है, ज़्यादातर चाय ही पिया जाता है। तो ये क्या है, कीमत के ऊपर आधारित है, या संबंधित या स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तन मांग को किस प्रकार प्रभावित करता है, ये समझाइए। अब यही प्रश्न भैया आपका आ जाता है दीर्घ उत्तरीय में। क्या आ जाता है, दीर्घ उत्तरीय, जिसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाते हैं। तो आपको इसके बारे में भैया 250 शब्दों में देना होता है। इसका आंसर 250 शब्दों में देना होता है, पॉइंट के हिसाब से देना होता, देते पॉइंट के हिसाब से 10 नंबर आपको मिल जाता। पांचवा प्रश्न देखिए क्या है, मांग नियम के 2 अपवादों का उल्लेख कीजिए। ये अति लघु उत्तरीय का 5 प्रश्न है। हर एक चैप्टर का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताएंगे। चैप्टर 1, चैप्टर 2 और क्या है, चैप्टर 2 का वीडियो हमने बना दिया है अर्थशास्त्र का। चैप्टर 3 का वीडियो आज बनना है, इसको भी हम अपलोड कर देंगे, जाइए देखिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट कीजिए। हम जितने भी क्वेश्चंस बताते हैं उसको आप नोट कीजिए, याद कीजिए, नोट्स बनाइए, और यही आपका बोर्ड एग्जाम में काम आएगा, हेल्प करेगा यही। पांचवा प्रश्न जो है, मांग नियम के 2 अपवादों का उल्लेख कीजिए। जो मांग नियम, इसके आपको 2 अपवादों का उल्लेख करना है, और ये 2 प्रकार के होती हैं। जैसे पहला है, ऐसी निम्न किस्म की वस्तुएं जिनका कीमत के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है, अर्थात इनकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है और कीमत घटने पर मांग घटती है। जैसे मोटा अनाज, बाजरा आदि। हमने आपको किसमें बताया था ये मोटा अनाज वाला, गिफिन वस्तुओं में। तो ये मांग के नियम के 2 अपवाद हैं। पहला अपवाद तो हमने बता दिया। दूसरा क्या है, अनिवार्य वस्तुओं की मात्रा को कीमत से नहीं आंका जा सकता, क्योंकि इनकी मांग कीमत कम होने पर उतनी ही होती है जितनी उनके अधिक होने पर होती है। जैसे कि नमक, ये आपको याद रखना है। तो मांग नियम के 2 अपवादों का उल्लेख हमने कर दिया है, देख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, 2 लाइन में भी इसका आंसर देना होता है अति लघु उत्तरीय का। कभी आपको थोड़ा ज़्यादा में देना होगा, लेकिन ज़्यादा में मत दीजिएगा, जितना पूछा गया है उतना का ही आंसर दीजिए। 3 नंबर का प्रश्न है, 3 नंबर के लिए दीजिए, क्योंकि उससे आपको क्या होगा, आपका समय बचेगा, और समय बचेगा भैया तो सारे क्वेश्चंस को आप अटेंड भी कर पाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या आ जाता है।
देखिए अगला हमारा प्रश्न आ चुका है, लघु उत्तरीय से प्रश्न आ गया है। लघु उत्तरीय जो कि 6 नंबर का आपका होता है अर्थशास्त्र में। 6 नंबर के शायद 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अर्थशास्त्र में। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का देखिए, इसका आंसर भी देख सकते हैं। हमने आपको बताया था, प्रश्न के साथ में उत्तर भी बताएंगे। तो पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, मांग में परिवर्तन एवं मांगी गई मात्रा में क्या अंतर है। जो मांग में परिवर्तन है उसके बाद में क्या है, जो मांगी गई मात्रा में क्या अंतर होता है, इसको आपको बताना है, इसका आंसर देना है। तो देखिए इसका अंतर हमने बताया है, बोर्ड एग्जाम में ये अंतर काफ़ी बार पूछा जाता है। तो देखिए इसमें यहाँ पर आप पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए, मांग में परिवर्तन एवं मांगी गई मात्रा। यहाँ पर मांगी गई मात्रा और मांग में जो परिवर्तन है, इन्हीं के बीच में भैया क्या है, महासंगम है। इन्हीं के बीच में हमें सारी चीज़ें बतानी है। एवं लगा है, आप देख सकते हैं अथवा वाला। तो इन्हीं के बीच में अंतर लगाना है कि मांग का परिवर्तन का परिभाषा क्या होता है, मांग की मात्रा की परिभाषा क्या होता है। तो देखिए अंतर का आधार यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा पूरा। देख सकते हैं कि अर्थ क्या है, परिवर्तन का कारण क्या है, सारी चीज़ें क्या है। मांगी गई मात्रा का भी सेम इसी प्रकार से होगा। तो सबसे पहले मांग में परिवर्तन का देख लेते हैं। अंतर का आधार में देखिए अर्थ आ गया है। इसका अर्थ क्या है, जो मांग में परिवर्तन है, इसका अर्थ देखिए, मांग में तात्पर्य क्या है, मांग से तात्पर्य वस्तु या सेवा की उस संभव मात्रा से है जिसे उपभोक्ता एक निश्चित समय पर वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर क्या है, खरीदने के लिए तैयार रहता है। यानी मांग से जो तात्पर्य है वस्तु की सेवा की उस संभव मात्रा से है जिसे जो एक उपभोक्ता है, कोई जैसे हम एक उपभोक्ता है, निश्चित समय से वस्तु की विभिन्न क्या है कीमतों की खरीदने के लिए हम तैयार रहते हैं। तो ये मांग में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद में देखिए परिवर्तन का कारण भी देख लेते हैं। परिवर्तन का कारण क्या है, मांग में परिवर्तन कीमत के अतिरिक्त अन्य घटकों में परिवर्तन होने के फलस्वरूप ये होते हैं। ये मांग में परिवर्तन का जो कारण है, ये परिवर्तन का कारण है। बोर्ड एग्जाम में आपको इसी प्रकार से पाई खींचते से आप यानी पाई के हिसाब से इसी प्रकार से भी लिख सकते हैं। नहीं तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी हेडिंग डालिए कि मांग में पहले परिवर्तन, उसकी सारी डिटेल्स लिखिए, उसके बाद में मांगी गई मात्रा के भी नीचे डिटेल लिख दीजिए। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि इसी प्रकार से लिखिए। इससे क्या होता है, एग्जामिनर का फोकस सीधा इधर इसी पर जाता है और वो देखता है भैया 1-2 लाइन पढ़ेगा, ठीक है, नंबर 6 नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि भैया उसको काफ़ी सारी कॉपी चेक करनी होती है। तो राइटिंग में लिखिएगा और क्या होगा, पॉइंट के हिसाब से लिखिएगा। देखिए मांग वक्र क्या होता है, मांग में परिवर्तन होने पर मांग वक्र बदल जाता है। जो मांग है इसमें जब परिवर्तन होता है तो इसमें जो होता है मांग वक्र, ये क्या होता है, बदल जाता है। ये मांग वक्र की परिभाषा हो गई। अब मांग का नियम क्या है, जैसे परिवर्तन का कारण हमने बता दिया, इसका अर्थ बता दिया है, सेम इसी प्रकार से मांग का नियम भी होता है। तो मांग में परिवर्तन होने पर मांग का नियम लागू नहीं होता। जो मांग में परिवर्तन है इसमें होने पर क्या है, मांग का जो नियम है ये बेसिकली लागू नहीं होता है। तो ये मांग में जो परिवर्तन है इसका हमने अर्थ, परिवर्तन का कारण, मांग वक्र और मांग वक्र का नियम हमने बता दिया है। तो मांग में जो परिवर्तन है इसका हमने पूरा डिटेल में परिभाषा दे दिया है। अब बचता है मांगी गई मात्रा। तो मांगी गई मात्रा की भी परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ पर अर्थ देखिए, मांगी गई मात्रा से आशय उपभोक्ता द्वारा वस्तु की मांगी गई उस निश्चित मात्रा से है जो उसके द्वारा किसी विशेष समय पर विशेष कीमत या मूल्य पर मांगी अथवा क्रय की जाती है। क्या है, मांगी अथवा क्या है, क्रय की जाती है। इसी को हम मांगी गई मात्रा कहते हैं। अब देखिए परिवर्तन का कारण क्या है इसके, मांगी गई मात्रा की, कि मांगी गई मात्रा में परिवर्तन वस्तु की कीमत में हुए, क्या है, मांगी गई जो मात्रा में वस्तु की जो कीमत में हुए परिवर्तन का कारण होता है। ये आप देख सकते हैं इसकी परिवर्तन का कारण। उसके बाद में क्या है, मांगी गई जो मात्रा में मांग वक्र है वो किस तरह से है, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होने पर मांग वक्र नहीं बदलता है। यहाँ पर क्या है, बदल जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका अपोजिट। याद रखिएगा जब भी अंतर पूछा जाए तो जो सामने वाला है उसका अपोजिट यानी उसका उल्टा वहाँ पर होगा। उसके बाद में देखिए मांग का नियम क्या है, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होने पर मांग का नियम लागू होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, नहीं होता है। आप देख सकते हैं दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। दोनों का अपोजिट यानी दोनों का उल्टा होता है, एक का सीधा होता है तो एक का उल्टा होता है। तो मांग में परिवर्तन तथा मांगी गई मात्रा में अंतर हमने स्पष्ट कर दिया है। 6 नंबर का प्रश्न है, आपको इसी तरीके से आंसर इसका देना है। एक प्रकार से हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया कि इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो अर्थशास्त्र का चैप्टर 3 का पहला लघु उत्तरीय का प्रश्न था। अब देख लेते हैं दूसरा क्या है। दूसरा देखिए, मांग का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। क्या है, जो मांग का अर्थ है, यहाँ पर मांग का अर्थ एवं परिभाषा लिखना है। उसके बाद में ये इसका भी आंसर आपको बुक में मिल जाएगा, जाकर देखकर आप याद कर लीजिए। तीसरा प्रश्न क्या है, मांग की सारणी एवं मांग रेखा से आप क्या समझते हैं। आप अपने नगर की उपभोक्ताओं x + y
क्या है एक्स प्लस वाई एवं जेड की 20 रुपये या 18 रुपये, 15 रुपये, 12 रुपये तथा 10 रुपये प्रति किलो सेब की कीमत पर एक सम्मिलित मांग की सारणी तैयार कीजिए। यानी आपको एक बेसिकली सारणी तैयार करना है। क्या है, सारणी तैयार करने के बाद में उसमें बताना है कि 20 रुपये की कीमत के हिसाब से प्रति किलो सेब की कीमत के आपको आय निकालना है कि इसकी आय इस प्रकार से हो जाएगी। तो मांग का अर्थ यदि आप कमेंट करेंगे तो इसका भी हम आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर दे देंगे, नहीं तो आपको बुक में मिल जाएगा, जाकर आप वहाँ पर देख सकते हैं और सारी चीज़ें समझ सकते हैं। तो हमारे जो लघु उत्तरीय का प्रश्न था, हमने 3 प्रश्न बता दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब हम देख लेते हैं क्या है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अर्थशास्त्र में। बेसिकली क्या है, 3 क्वेश्चन 10-10 नंबर के, 30 नंबर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है और 250 शब्दों में इसका आंसर आपको 1 देना होता है। जैसा कि पहला प्रश्न पूछा गया है, ऐसे कोई 3 कारक बताइए जिनके कारण क्या है मांग वक्र दाएं ओर खिसक जाता है। क्या खिसक सकता है या क्या, इसमें कोई 3 कारण बताना है, 1 कारण, 2 कारण, 3 कारण, 250 शब्दों में देना है, सेपरेट पूरा आपको इसका एक आंसर देना है। तो पहला प्रश्न का आंसर आपको बुक में मिल जाएगा। दूसरा है, मांग का नियम क्या है। मांग तालिका एवं मांग रेखा की सहायता से मांग के नियम को समझाइए। यानी आपको फिगर के साथ में सारी चीज़ें आंसर के साथ में समझाना है। तो इसका भी आपको आंसर आपको वीडियो उसमें मिल जाएगा बुक में। उसके बाद में देखिए क्या है, तीसरा हमारा आखिरी प्रश्न है, मांग के प्रकारों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो इसका भी आंसर भैया आपको बुक में ही मिल जाएगा, नहीं तो आप कमेंट करेंगे तो इस पर हम एक सेपरेट वीडियो अलग से बना देंगे जो आपके लिए हम प्रोवाइड कर देंगे। तो याद रखिएगा, चैप्टर 3 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव थे, सब्जेक्टिव थे, लॉन्ग क्वेश्चन थे, हमने सभी को बता दिया है, सभी का आंसर भी हमने दे दिया है। सभी का आंसर अब सिर्फ दीर्घ उत्तरीय का बचता है, तो आप इसको बुक में देख लीजिएगा। नहीं तो हम जब इसका आंसर देते हैं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है। वीडियो वैसे कि लंबा हो चुका है, लेकिन इससे ज़्यादा भी लंबा हो जाता है, तो काफ़ी स्टूडेंट देखते नहीं वीडियो। तो भैया देखनी है और इम्पॉर्टेंट है, तभी हम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि तैयारी आपकी इम्पॉर्टेंट करानी है और अच्छे से करानी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ कुछ नया लेकर। जय हिंद।